हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। हम लोग डेंटल मटेरियल टॉपिक के सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स रिडल सीमेंट्स, सोल्डरिंग, करोशन, टार्निश, अमलगम, कंपोजिट, जीआईसी एटसेट्रा देख लिया। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं डेंटल इम्प्लांट मटेरियल्स। ये डेंटल इम्प्लांट जो है ये हमारा पेरियो, ओएस, प्रोस्थो, डीएम एंड एंडो इन सब में आता है, इसलिए ये कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए पढ़ना। तो शुरू करते हैं हम लोग डेंटल इम्प्लांट पढ़ना। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करो। थैंकिंग यू इन एडवांस। शुरू करते हैं हम लोग इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या है? इम्प्लांट इज रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टिथ विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट इम्प्लांटेड इन द जॉज और ऑन द टिश्यूज। इम्प्लांट में हम लोग क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं मिसिंग टूथ को विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट इम्प्लांटेड, सपोर्ट इम्प्लांट करके जॉ में या फिर टिश्यू पे। तो फिर इम्प्लांटेशन किसे कहेंगे हम लोग? इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल सच एज एन एलोप्लास्टिक सब्सटेंस और अदर टिश्यूज आइदर पार्शियली और कंप्लीटली इनटू द बॉडी फॉर थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक, प्रोस्थेटिक और एक्सपेरिमेंटल पर्पस। किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना या मटेरियल को या सब्सटेंस या टिश्यूज को पार्शियली या कंप्लीटली बॉडी में थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक, प्रोस्थेटिक या एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए उसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन एक चीज हुई। अब रिप्लांटेशन किसे कहते हैं? Replantation refers to reinsertion of a tooth back into its jaw socket after its accidentally or intentionally removal. रिप्लांटेशन में क्या करते हैं? रीइंसर्ट करते हैं टूथ को वापस जॉ में या सॉकेट में, इसका इंटेंशनल या एक्सीडेंटल रिमूवल होने के बाद। ट्रांसप्लांटेशन किसे कहोगे आप? ट्रांसफर ऑफ अ बॉडी पार्ट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। यहाँ ट्रांसप्लांटेशन में बॉडी बदल गई। ट्रांसफर ऑफ अ बॉडी पार्ट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। इंडिकेशन क्या है इम्प्लांट का? इंडिकेशन ऑफ डेंटल इम्प्लांटेशन इज देयर शुड बी एन एडिकेट बोन स्ट्रक्चर विद सफिशिएंट हाइट। इम्प्लांट करने के लिए ओरल कैविटी में एडिकेट बोन स्ट्रक्चर और सफिशिएंट हाइट होना चाहिए। लेंथ एंड कंटूर टू सपोर्ट द इम्प्लांट्स ऑफ द सुइटेबल टाइप्स। इम्प्लांट 4 टाइप के होते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोस्थेसिस रिकंस्ट्रक्शन, जहां कर ही नहीं सकते हैं प्रोस्थेसिस रिकंस्ट्रक्शन। पेशेंट सेंसिटिविटी टू इम्प्लांट कंपोनेंट मटेरियल्स, डेबिलिटेटिंग और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, प्रेगनेंसी कंडीशंस और डिजीज और ट्रीटमेंट विच में इफेक्ट और रिटार्ड द हीलिंग, जैसे कि रेडिएशन थेरापी। पुअर ओरल हाइजीन के केस में इम्प्लांट बिल्कुल नहीं देते हैं। पेशेंट्स पुअर मोटिवेशन, अनरियलिस्टिक टू हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेशेंट एंड इनएडिकेट ट्रेनिंग ऑफ। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होती है एक इम्प्लांट की। सबसे पहले होगी बायो एक्टिविटी। इट इज द एबिलिटी टू अंडरगो ऑस्टियो इंटीग्रेशन व्हेन द लिविंग बोन एंड बायोमटेरियल्स कम्स इनटू कांटेक्ट। ऑस्टियो इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? जब एक लिविंग बोन और बायोमटेरियल कांटेक्ट में आएगा, a biocompatible interface of fibrous connective tissue is formed. Biocompatible interface बनता है। This interface grows into direct contact and bonds them together is known as osseointegration. कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, हाई कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बायोकम्पैटिबल, नॉन टॉक्सिक, नॉन एलर्जिक, सुइटेबल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होनी चाहिए आपके इम्प्लांट की, रेजिलियंस एंड प्रोपोर्शनल लिमिट सिमिलर टू बोन हो, to transmit biomechanical forces to the tissues, density to reduce weight, low density, thermal properties should be similar to bone structure, same coefficient of thermal expansion and good insulating होना चाहिए, ability to form a strong osseointegrating film। अब डिजाइन्स एंड कंपोनेंट्स, अब हम लोग पहले टाइप्स देखेंगे। इम्प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्लांट्स और टाइप ऑफ इम्प्लांट्स। ये 4 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंडो-ऑसियस, इंडो-ऑस्टियल इम्प्लांट। इंडो-ऑस्टियल इम्प्लांट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ डिजाइन इज इंडो-ऑस्टियल इम्प्लांट। सबसे कॉमनली यूज्ड, सबसे पहला और सबसे कॉमनली यूज्ड इम्प्लांट डिजाइन कौन सा है? इम्प्लांट का टाइप कौन सा है? इंडो-ऑस्टियल इम्प्लांट या इंडो-ऑसियस इम्प्लांट जो है सबसे पहला और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इम्प्लांट का टाइप या डिजाइन है। इसमें क्या होता है? अ डिवाइस इज प्लेस्ड इनटू एन alveolar या basal bone of mandible या maxilla that usually transects only one cortical bone। इंडोऑस्टियल में हम लोग क्या करते हैं? एक डिवाइस को प्लेस करते हैं एल्व्यूलर या बेजल बोन में, मैंडिबल या मैक्सिला के, यूजुअली ट्रांजेक्ट्स ओनली वन कॉर्टिकल प्लेट। इसमें बस हम लोग एक कॉर्टिकल प्लेट का यूज करते हैं बोन के। मेनी डिफरेंट शेप्स सच एज रूट फॉर्म, सिलिंड्रिकल, कोन और स्क्रूज, इसके बहुत सारे शेप आते हैं इंडोऑस्टियल या इंडोऑसियस के। दे ऑल्सो कम एज थिन प्लेट्स कॉल्ड प्लेट और ब्लेड फॉर्म। इंडोऑस्टियल इम्प्लांट है ना, दे ऑल्सो कम एज थिन प्लेट्स
called blade or blade forms and were used in all areas of mouth. इंडोऑस्टियल में जो ये ब्लेड फॉर्म है ये हर एरिया में माउथ के यूज होता था. Endosteal blade implants were most commonly used for narrow anatomical structures such as post-edentulous, posterior edentulous area with extreme ridge resorption. ठीक है, जो ब्लेड इम्प्लांट है ना वो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं नैरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वाले एरिया में, जैसे कि पोस्टीरियर एडेंचुलस एरियाज ऑफ सीवियरली रिजॉर्ब्ड रिज. मोस्ट पॉपुलर इंडोऑस्टियल इम्प्लांट हैज बीन द रूट फॉर्म. सबसे जो फेमस इंडोऑस्टियल इम्प्लांट का टाइप है वो है रूट फॉर्म. मोस्ट पॉपुलर इंडोऑस्टियल इम्प्लांट हैज बीन द रूट फॉर्म टाइप ऑफ इंडोऑस्टियल इम्प्लांट. इंडोऑस्टियल इम्प्लांट का ही एक टाइप है मिनी इम्प्लांट. ठीक है, मिनी इम्प्लांट इज अ टाइप ऑफ इंडोऑस्टियल इम्प्लांट यूज इन ऑर्थोडोंटिक्स फॉर अप्लायंस एंकरेज. मिनी इम्प्लांट का कहाँ यूज करते हैं हम लोग? ऑर्थोडोंटिक्स में अप्लायंस एंकरेज के लिए एंड ओवर डेंचर रिटेंशन इन एरियाज वेयर देयर इज मिनिमल बोन अवेलेबल. ओवर डेंचर की रिटेंशन के लिए और अप्लायंस की एंकरेज के लिए मिनी इम्प्लांट यूज होता है. मिनी इम्प्लांट का डायमीटर कितना है? मिनी इम्प्लांट का डायमीटर 1.8 to 2.9 mm होता है. इट कैन बी प्लेस्ड विदाउट हैविंग टू रिफ्लेक्ट अ फ्लैप इन द जिंजाइवल टिश्यूज. इसका डायमीटर इतना पतला होता है ना कि इसको प्लेस करने के लिए कभी कभी तो जिंजाइवल टिश्यू रिफ्लेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. डायमीटर कितना होगा? 1.8 to 2.9 mm. यह था आपका मिनी इम्प्लांट ऑफ इंडोऑस्टियल टाइप. नेक्स्ट जो इम्प्लांट का टाइप है वो है सब पेरिऑस्टियल. पहला हमने देखा इंडोऑस्टियल, नेक्स्ट इम्प्लांट इज सब पेरिऑस्टियल. इट वॉज यूज्ड टू रिस्टोर पार्शियली डेंटेड और कंप्लीटली इडेंचुलस जॉज. सब पेरिऑस्टियल जब हम लोग यूज करते थे तब पार्शियली डेंटेड या कंप्लीटली इडेंचुलस जॉ के लिए यूज करते थे व्हेन देयर वाज इनएडिक्वेट बोन फॉर इंडोऑस्टियस इम्प्लांट. जब इंडोऑस्टियस इम्प्लांट के लिए बोन की कमी होती थी, बोन कम पड़ते थे, जब सुइटेबल कंडीशंस नहीं होता था तो हम लोग सब पेरिऑस्टियल इम्प्लांट किया करते थे. यूज इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी ऑफ रिट्रीवल. सब पेरिऑस्टियल इम्प्लांट में जब इम्प्लांट इंसर्ट कर देते थे ना, फिर रिट्रीव करना मुश्किल होता था, इसके लिए इसकी यूज लिमिटेड है और ज्यादा यूज होता भी नहीं है. नेक्स्ट इज ट्रांसऑस्टियल इम्प्लांट. ट्रांसऑस्टियल इम्प्लांट कंबाइंस सब पेरिऑस्टियल एंड इंडोऑस्टियल कंपोनेंट्स. ठीक है, ट्रांसऑस्टियल इम्प्लांट जो ये कॉम्बिनेशन है सब पेरिऑस्टियल एंड इंडोऑस्टियल इम्प्लांट कंपोनेंट्स का या फिर टेक्निक्स का. दिस टाइप पेनिट्रेट्स बोथ कॉर्टिकल प्लेट्स एंड पासेस थ्रू द फुल थिकनेस ऑफ एल्विलर बोन. ट्रांसऑस्टियल नाम ही है बोन के, ट्रांस आर पार. ठीक है, दिस टाइम पेनिट्रेट्स ट्रांसऑस्टियल इम्प्लांट पेनिट्रेट्स बोथ कॉर्टिकल प्लेट्स एंड पासेस थ्रू द फुल थिकनेस ऑफ एल्विलर बोन restricted to the anterior area of mandible. ट्रांसऑस्टियल इम्प्लांट जो है हम लोग बस एंटीरियर एरिया ऑफ मैंडिबल के लिए करते हैं एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर टिश्यू बॉर्न ओवर डेंचर एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर टिश्यू बॉर्न ओवर डेंचर. अदर नेम फॉर ट्रांसऑस्टियल इम्प्लांट्स आर स्टेपल बोन इम्प्लांट, मैंडिबुलर स्टेपल इम्प्लांट, ट्रांसमैंडिबुलर इम्प्लांट. Next type of implant is epithelial implant. Is inserted into oral mucosa. Very limited use. Epithelial implant हम लोग कहाँ use करते हैं? Oral mucosa में, और इसका use बहुत ही limited है. Now the next term is osseointegration. There is a term osseointegration. अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं. Osseointegration is implant to bone interaction. जब हमने इम्प्लांट डाला और उसके आसपास पूरे में बोन का फॉर्मेशन हो जाना और इम्प्लांट का बोन में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाना बोन के फॉर्मेशन की वजह से, इसको हम लोग कहते हैं ऑसियो इंटीग्रेशन. इम्प्लांट टू बोन इंटरेक्शन. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन एंड द सर्फेस ऑफ अ फंक्शनल इम्प्लांट आफ्टर 1 year. कितना टाइम लगेगा? 1 साल टाइम लगेगा ऑसियो इंटीग्रेशन में, और डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए बोन का सरफेस ऑफ फंक्शनल इम्प्लांट से. हम लोग इसे ऑसियो इंटीग्रेशन कहेंगे. डायरेक्ट एडेप्टेशन ऑफ बोन टू इम्प्लांट्स विदाउट एनी अदर इंटरमीडिएट नॉन बोनी टिश्यूज. ठीक है, इम्प्लांट और बोन के बीच में जब कॉम्प्लिकेशन आता है ना, तो बोन और इम्प्लांट के बीच में जो है वो बोन के कुछ फाइब्रस से टिश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांट लूज होता है ओरल कैविटी में, इम्प्लांट फिक्स नहीं होता है. तो ऑसियो इंटीग्रेशन अगर होना है, या आप ऑसियो इंटीग्रेशन तब कहोगे व्हेन देयर इज डायरेक्ट एडेप्टेशन ऑफ बोन टू इम्प्लांट्स विदाउट एनी अदर इंटरमीडिएट नॉन बोनी टिश्यूज. इंटरमीडिएट नॉन बोनी टिश्यूज नहीं आने चाहिए इम्प्लांट और बोन के बीच.
ऐसा करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बायो एक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं इम्प्लांट पे दैट स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ बोन along the surface of implants। बायो एक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं इम्प्लांट पे। एक ये कंसेप्ट बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ये स्टेटमेंट है, इम्प्लांट लैक्ड पेरियोडोंटल लिगामेंट हेंस इम्प्लांट सपोर्ट रेस्टोरेशन आर डिफरेंट फ्रॉम टूथ सपोर्टेड रेस्टोरेशन। इम्प्लांट जो है पेरियोडेंटल लिगामेंट जो है लैक करता है, इम्प्लांट में पेरियोडोंटल लिगामेंट नहीं होता है, जबकि टूथ में पीडियल लिगामेंट होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस एटसेट्रा सारी चीज़ें, स्ट्रेस हो गया, फील हो गया, सेंसेशन हो गया, ये सारी चीज़ जो है इम्प्लांट में नहीं होती है। ठीक है, तो जब अनबियरेबल या हेवी ऑक्लूजन लोड पड़ता है ना, तो इम्प्लांट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, कुशनिंग इफेक्ट नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से इम्प्लांट जल्दी फेल होने के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू जब एक हम लोग टूथ पे रिस्टोरेशन करें तो। इसीलिए अगर ऐसा कोई भी सवाल आए तो आपने जवाब देना है क्योंकि इम्प्लांट लैक पीडियल लिगामेंट हेंस इम्प्लांट सपोर्ट रेस्टोरेशन आर डिफरेंट फ्रॉम टूथ सपोर्टेड रेस्टोरेशन, और ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस बेस्ड क्वेश्चन आए तो। देखते हैं इम्प्लांट के कंपोनेंट्स। इम्प्लांट के कंपोनेंट में पहला होता है बॉडी ऑफ इम्प्लांट, जिसे हम लोग फिक्सचर कहते हैं। इज इम्प्लांट कंपोनेंट दैट एंगेजेस विद बोन, इट कैन बी फिक्सचर जो है बॉडी ऑफ इम्प्लांट, ये बोन में हम लोग इंसर्ट करते हैं। ये थ्रेडेड शेप हो सकता है, ये थ्रेडेड हो सकता है अपने टिप पे, ग्रूव्ड हो सकता है, परफोरेटेड, प्लाज्मा स्प्रेड, सैंड ब्लास्टेड, किसी भी फॉर्म में होता है। मतलब ये टाइप्स हैं सारे बॉडी ऑफ इम्प्लांट के। Each type is meant to enhance bone integration and primary stability, और हर टाइप जो है उसको इसीलिए ऐसा शेप या फॉर्म दिया गया सो डैट वो इन्हांस करे बोन की इंटीग्रेशन को और प्राइमरी स्टेबिलिटी को। दूसरा पार्ट इम्प्लांट का है वो है ट्रांसम्यूकोजल एबटमेंट। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन इम्प्लांट बॉडी एंड इंट्राओरल प्रोस्थेसिस। जो हम प्रोस्थेसिस लगाएंगे और जो इम्प्लांट है उसके बीच में जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसम्यूकोजल एबटमेंट। एंड द लास्ट वन थर्ड पार्ट इज प्रोस्थेसिस पार्ट। It can be attached to abutment through the use of screws, cements, etc. अब इम्प्लांट का सर्जिकल प्लेसमेंट है वो देखते हैं हम लोग। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है इम्प्लांट में, इम्प्लांट इज सर्जिकली प्लेस्ड इनटू द बोन, लेफ्ट विद इन बोन, और उसके बाद हम लोग इसे बोन में छोड़ देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड अलाउड टू हील एंड बिकम इंटीग्रेटेड। पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, इम्प्लांट को सर्जिकली बोन में प्लेस करते हैं और उसको बोन में छोड़ देते हैं कई महीनों तक सो डैट वो वहाँ पे हील हो और फिर इंटीग्रेट करे वहाँ पे बोन के साथ। 4 से 6 महीने के लिए छोड़ते हैं, जिसमें मैंडिबल के अंदर हम लोग इम्प्लांट को 3 महीने के लिए छोड़ते हैं और मैक्सिला में इम्प्लांट को 6 मंथ्स के लिए छोड़ते हैं हीलिंग के लिए, ऑसियो इंटीग्रेशन के लिए, एंड टू फॉर्म अ स्टेबल इमोबाइल फिक्सचर कंपोनेंट। ठीक है, स्टेज 1 में ये हुआ, मैंडिबल में 3 मंथ के लिए एंड मैक्सिला में 6 मंथ के लिए, सो डैट एक स्टेबल इमोबाइल फिक्सचर कंपोनेंट का फॉर्मेशन हो जाए। उसके बाद एक छोटा सा स्मॉल सेकेंडरी सर्जरी हम लोग करते हैं जिसको हम लोग स्टेज 2 बोलते हैं, जिसमें इम्प्लांट इज अनकवर्ड एंड एक्सपोज्ड थ्रू द ओरल इन्वायरमेंट, जो 4 से 6 महीने बाद होगा इम्प्लांट प्लेसमेंट के, और फिर उसके ऊपर एक हीलिंग कैप हम लोग फिक्स करते हैं और तब तक उस ड्यूरेशन तक एक प्रॉपर बोन हीलिंग हो चुकी होती है। मैक्सिला के लिए हमने 6 महीना इम्प्लांट बोन के अंदर छोड़ना होता है और मैंडिबल के लिए 3 महीना। नेक्स्ट इज रेस्टोरेटिव फेज या रेस्टोरेशन। इसमें क्या करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ एबटमेंट या क्राउन, अबटमेंट एंड क्राउन प्लेस करते हैं। कुछ इम्प्लांट करने में ना हमें बस एक सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है इंटरवेंशन की, और इम्प्लांट को इमीडिएटली लोड कर दिया जाता है ओरल इन्वायरमेंट में। अब इम्प्लांट की सक्सेस के क्राइटेरिया, आपने एक इम्प्लांट डाला है तो उसको कैसे चेक करोगे कि वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं, उसकी क्राइटेरिया क्या है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इम्प्लांट मोबिलिटी शुड बी लेस देन 1 mm। इम्प्लांट की मोबिलिटी चेक करने पे आपको 1 mm से कम दिखनी चाहिए। नो एविडेंस ऑफ एक्सरे रेडियोलुसेंसी, इम्प्लांट के आसपास रेडियोलुसेंसी नहीं होनी चाहिए। बोन लॉस लेस देन 1/3 हाइट ऑफ द इम्प्लांट्स, बोन का जो लॉस होगा फिजियोलॉजिक होने के बाद इम्प्लांट के 1/3 हाइट से कम होना चाहिए बोन लॉस वहाँ पे। सर्जरी वगैरह की वजह से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन होना चाहिए। सक्सेस रेट 75% और मोर आफ्टर 5 years ऑफ फंक्शनल सर्विस, और सक्सेस रेट हमें 75% या उससे ज़्यादा दिखना चाहिए 5 साल बाद जब हम चेक करें तो।
अब इम्प्लांट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, पेरी इम्प्लांटाइटिस या पेरी म्यूकोसाइटिस. इट इज डिफाइंड एज म्यूकोजल इन्फ्लामेशन सराउंडिंग द इम्प्लांट विद और विदाउट 2 mm और मोर ऑफ बोन लॉस आफ्टर रिजॉर्प्शन. ठीक है, या तो 2 mm का बोन लॉस हो या ना हो और म्यूकोजल इन्फ्लामेशन हो इम्प्लांट के अराउंड. अब हम लोग देखते हैं इम्प्लांट में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है. ठीक है, materials used for dental implant, many metals, non-metals are used with certain surface modifications to get the desired properties. Classification of implant में क्या है, metallic and non-metallic. Metallic implant is titanium, special 1818 stainless steel, cobalt chromium alloy and gold alloys. Non-metallic में क्या है, polymers and composite, inert ceramics, एलुमिना, जिरकोनिया, ग्रेफाइट, बायोएक्टिव सेरामिक्स में हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट एंड बायोग्लास. ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग मेटालिक इम्प्लांट देखना और इसमें हम लोग देखते हैं टाइटेनियम एंड इट्स एलॉयज. टाइटेनियम इज अ मेटल ऑफ लो डेंसिटी. टाइटेनियम की डेंसिटी बहुत कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, द पैसिवेशन ऑफ टाइटेनियम इम्पार्ट्स एक्सीलेंट कॉरोशन. टाइटेनियम इम्प्लांट जो होंगे उनमें एक्सीलेंट कॉरोशन रेजिस्टेंस एंड बायो एक्टिविटी होगी. लो डेंसिटी, लो मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, हाई यील्ड स्ट्रेंथ आर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्लांट मटेरियल्स. एक इम्प्लांट है TI टाइटेनियम, 6 एल्यूमिनियम एंड 4V वैनिडियम आई गेस और कुछ. डैट इज, इसमें टाइटेनियम 90% होगा, एल्यूमिनियम 6% होगा. टाइटेनियम 6Al4V that is 90%, एल्यूमिनियम 6%, V 4%. एलॉय इज वन ऑफ द मोस्ट सुइटेबल एलॉयज. ठीक है, ये सुइटेबल सबसे एलॉय है. तो टाइटेनियम alloys have become the material of choice of implant. Material of choice of implant is titanium alloys. Titanium alloys have become the material of choice. Surgical grade 1818 stainless steel. This has a very low percentage of carbon, that is 0.03%, which minimizes the sensitization. This does not form osseointegration and requires plasma or ceramic coating. सर्जिकल ग्रेड 1880 स्टेनलेस स्टील जो है ये खुद से ऑस्टियो इंटीग्रेशन प्रोड्यूस नहीं कराता, इसलिए इसे प्लाज्मा या सेरेमिक कोटिंग की जरूरत पड़ती है इम्प्लांट में, सो दैट बोन में डालने के बाद इसमें ऑस्टियो इंटीग्रेशन हो. नेक्स्ट इज क्रोमियम कोबाल्ट एलॉय इम्प्लांट आर मोर स्टीफर देन द 1880 स्टेनलेस स्टील. एलॉय में कंटेन क्रोमियम, कोबाल्ट, molybdenum and a few trace material. This has better mechanical properties, good corrosion resistance, biocompatibility, but low ductility. The bioactivity is not satisfactory. ठीक है, अब क्या है, हम लोग ना इम्प्लांट्स के सरफेस पे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज अचीव करने के लिए. और डिजायर्ड प्रॉपर्टीज क्या होगी हमारी, बायोकम्पैटिबिलिटी, बायोएक्टिविटी, ऑसियो इंटीग्रेशन. इन सबको अचीव करने के लिए हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर मेटल बोन टिश्यू इंटरफेस एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ इम्प्लांट्स. फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड. पहला है पैसिवेशन. पैसिवेशन में क्या होता है, a hard and thicker oxide layer on the base metal alloys improve the biocompatibility and it prevents leaching of metal ions. पैसिवेशन में हम लोग क्या करते हैं, इमर्जिंग द आर्टिकल इन 40% नाइट्रिक एसिड. पैसिवेशन ऑफ इम्प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं आर्टिकल को 40% नाइट्रिक एसिड में फॉर सम टाइम टू फॉर्म अ थिन ऑक्साइड लेयर. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पैसिवेशन में पहले इमर्जिंग किया, फिर एनोडाइजेशन करेंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटल. दिस गिव्स बेटर थिकर ऑक्साइड लेयर. इससे थिकर ऑक्साइड लेयर. या फिर आयन इम्प्लांटेशन बाय बॉम्बार्डिंग हाई एनर्जी आयंस वेयर विच फॉर्म द टाइटेनियम निकल सरफेस लेयर. ठीक है, पैसिवेशन के लिए या तो इमर्सिंग कर सकते हो आप नाइट्रिक एसिड के साथ, या एनोडाइजेशन में बाईपास कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को मेटल के थ्रू, तो थिक ऑक्साइड लेयर बन जाएगी. या फिर आयन इम्प्लांटेशन में बॉम्बार्ड करोगे हाई एनर्जी आयन, जिससे फॉर्म होगा टाइटेनियम निकल सरफेस लेयर. दूसरा मेथड है मॉडिफाई करने का, सरफेस टेक्सचरिंग. एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ फॉर्मिंग ऑसियो इंटीग्रेशन इज इंक्रीज्ड फॉर बेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ. क्या है, ऑसियो इंटीग्रेशन वाले एरिया को, जहाँ पे ऑसियो इंटीग्रेशन होगा उस एरिया को हम लोग बढ़ाते हैं. कैसे, स्क्रू टाइप डिजाइन करके. अगर एक इम्प्लांट ऐसे स्ट्रेट हो तो उसमें इतना सा बोन बनेगा, बट एक इम्प्लांट अगर ऐसे स्क्रू टाइप हो तो यहाँ पूरे में बोन बनेगा. तो यहाँ ऑसियो इंटीग्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, पूरा बोन इधर इधर इम्बेडेड होके
इसी चीज को अचीव करने के लिए हम लोग स्क्रू टाइप डिजाइन बनाते हैं इम्प्लांट में. इंक्रीजिंग सरफेस रफनेस बाय सैंड ब्लास्टिंग और सच मेथड्स. सेम द इंडोपोर इम्प्लांट हैव द लार्ज सरफेस एरिया बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर्स ऑफ सेमी स्फेरिकल माइक्रो स्ट्रक्चर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज सरफेस कोटिंग. दीज आर डन बाय प्लाज्मा स्प्रेइंग और कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ बायोएक्टिव मटेरियल जैसे कि ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट टू इम्प्रूव द ऑसियो इंटीग्रेशन दैट इज बायोएक्टिविटी. बायोएक्टिविटी के लिए हमने क्या ऐड करना होता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट या हाइड्रोक्सी एपेटाइट. अब हम लोग जल्दी से देखते हैं नॉन मेटालिक इम्प्लांट मटेरियल्स और इसके बाद हमारा इम्प्लांट चैप्टर फिनिश हो जाएगा. नॉन मेटालिक इम्प्लांट मटेरियल्स जो है, सेरामिक्स आर केमिकली इनर्ट मटेरियल्स ऑफ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, shear strength and are very brittle. 3 varieties used in implants are inert ceramics, bioactive ceramics and bioglasses. ठीक है. सेरामिक में 3 है, इनर्ट है, बायोएक्टिव है, बायोग्लासेस है. इनर्ट ceramics, alumina. Alumina does not cause any release of ions as it is a very inert ceramic. Inert ceramic का एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिना. इसमें कोई आयन ये रिलीज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत इनर्ट होते हैं. दिस इज यूज्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन इम्प्लांट. ठीक है. एल्यूमिना जो है इम्प्लांट में एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड यूज होता है. इट हैज अ हाई फ्लेक्चर स्ट्रेंथ. तो गोल्ड स्टैंडर्ड इम्प्लांट में कौन सा यूज होता है? एल्यूमिना यूज होता है. नॉन मेटालिक का एल्यूमिना है गोल्ड स्टैंडर्ड. ठीक है. इसका हाई फ्लेक्चर स्ट्रेंथ होता है 500 MPa एंड रिजिडिटी बहुत है. मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसकी 3,80,000 MPa है. टेंसाइल स्ट्रेंथ 220 MPa. सिमिलरली जिरकोनिया ऑल्सो इज वेरी इनर्ट एंड हैज एक्सलेंट फ्लेक्चर एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. दीज आर हाईली बायोकम्पैटिबल बट नॉट बायोएक्टिव. जो आपके इनर्ट सेरामिक्स है ना, नॉन मेटालिक इम्प्लांट्स, ये बायोकम्पैटिबल तो होते हैं, आपके ओरल कैविटी के टिश्यू को हार्म तो नहीं करेंगे, बट बायोएक्टिव नहीं होते हैं. ग्रेफाइट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सिलिकॉन कार्बाइड इज केमिकली इनर्ट एंड मैकेनिकल सिमिलर टू डेंटिन और बोन. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती है इनकी डेंटिन और बोन के सिमिलर होती है ग्रेफाइट की. ठीक है. ये आप फिर से सुन लो. कार्बन और उसके कंपाउंड सिलिकॉन कार्बाइड्स इज केमिकली इनर्ट एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू डेंटिन और बोन. ग्रेफाइट की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डेंटिन और बोन के सिमिलर होगी. दीज हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ बायोमैकेनिकल फोर्सेज टू द बोन टिश्यूज, जिसकी वजह से जो बायोमैकेनिकल फोर्सेज है उसका ट्रांसमिशन ये बोन टिश्यूज पे कर पाते हैं. इट इज यूज फॉर मेटालिक एंड सेरामिक इम्प्लांट कोटिंग्स. मेटालिक एंड सेरामिक इम्प्लांट की कोटिंग के लिए हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं. Next is bioactive ceramics. These undergo biointegration with the bone structure. ठीक है. Biointegration can be defined as the benign acceptance of a foreign object by the living tissues. इसके एग्जाम्पल क्या? हाइड्रोक्सी एपेटाइट एंड ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट. They are used as bone graft materials in granular or block forms, which acts as a skeleton for new formation of new bone structure. Next is bioglasses. Bioglasses is a dense ceramic containing silicate, carbon oxide, silicate, calcium oxide, magnesium oxide, etc. The mechanism of bonding with the bones are complicated and can be explained in the following process. बायोग्लासेस को हम लोग इम्प्लांट में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ब्रिटल मटेरियल होता है. इट इज़ ऑल्सो नॉट यूज फॉर कोटिंग ऑफ मेटल इम्प्लांट्स. ठीक है. बायोग्लासेस को हम लोग इम्प्लांट की तरह यूज़ नहीं करते हैं. रिच ऑगमेंटेशन या फिर बोन डिफेक्ट में यूज़ करते हैं. यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा इम्प्लांट. ठीक है. अब डेंटल मटेरियल आपका ऑलमोस्ट हो गया है. 1-2 टॉपिक्स और बचे हैं इसमें, वो हो जाएगा कल और आपका डेंटल मटेरियल फिनिश हो जाएगा. उसके बाद हम लोग बस MCQ प्रैक्टिस करेंगे और लेक्चर से आप लोग रिवाइज करना, जितना हो पाए रिवाइज करना, और फिर हम लोग MCQ प्रैक्टिस करेंगे. अभी जितने लेक्चर अपलोड हो जाएंगे आज और कल में वही अपलोड हो जाएंगे और वही हमारे लेक्चर्स होंगे. उसके बाद MCQ प्रैक्टिस अपलोड करूँगी मैं विद आंसर. ठीक है. अच्छे से पढ़ना, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय बाय.